You are a content creator, very renowned at Instagram, YouTube, Facebook. People know you very well. आपका जब काम रिकॉग्नाइज होता है ना, उससे इम्पोर्टेंट आपके लिए कुछ है ही नहीं, उससे ज्यादा खुशी आपको नहीं मिल सकती। तो कैसी थी वो लाइफ शादी के बाद में? मैंने अपनी किस्मत पे छोड़ दिया था कि जो किस्मत में होगा वो हो जाएगा। कुछ मंथ्स पहले एक मिसहैपनिंग हुई एंड अंकित passed away. I never knew that this would be the last time I am seeing him. That was my breaking point. That was the point where I realized कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है। तो कितने वक्त के बाद आपको लगा कि यार अब शायद मैं अपने सेंसेस में हूँ? आज तक मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि ऐसा हो गया। एक लड़की जब अपना हस्बैंड खोती है तब उसकी लाइफ कैसी बदलती है? आज भी ऑन द ग्राउंड लेवल लोग, अगर आप विडो हो, लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक विडो की तरह रहो। क्या कुछ सीखा इंशा इस वक्त में? There hasn't been one night जहाँ मैं रोई नहीं हूँ। तो ऐसे आई हैं सिचुएशंस। अब जिंदगी को कैसे देखते हो इंशा? व्हाट इज लाइफ? उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम गीता पढ़ो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लियरेंस इन लाइफ। तो मैंने जब वो पढ़ना शुरू किया ना, उसमें क्लियरली एक चीज़ लिखी थी कि हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट की स्पेशल गेस्ट हैं बहुत ही रेनाउंड कंटेंट क्रिएटर और इन्फ्लुएंसर इंशा घई। इंशा ने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी में बहुत रिकॉग्निशन पाया, लोगों ने उनका कंटेंट बहुत पसंद किया। पर आज से कुछ मंथ्स पहले इंशा की जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी लाइफ को पलट के रख दिया। इंशा की स्टोरी हमें बताती है कि हमारी जिंदगी कितनी अनप्रेडिक्टेबल है और कैसे वो कभी हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती। तो आइए अब इंशा से ही जानते हैं उनकी पूरी जर्नी के बारे में। हाय इंशा, वेलकम टू द नमित शो। हाउ आर यू? हाय, थैंक यू, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड टू, थैंक यू। So, as our audience know, you are a content creator, very renowned at Instagram, YouTube, Facebook. People know you very well. So, थोड़ा सा जानते हैं इंशा कि ये content creation की जर्नी कब स्टार्ट करी? 2012. Oh, it's 12 years? Yeah, approximately, I think 12. But I started monetizing it in 2015. Okay, so जब 2012 में स्टार्ट किया था तो कैसा कंटेंट बनाने से स्टार्ट किया था आपने? फैशन, उस टाइम पे तो सिर्फ फैशन इंडस्ट्री ही चल रही थी। नाउ तो फैशन इंडस्ट्री इज वेरी क्राउडेड, बट उस टाइम पे फैशन वाज द पीक ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। इनफैक्ट इन्फ्लुएंसिंग उस टाइम पे आई थिंक कॉन्सेप्ट भी नहीं था। हाँ, 2012 इंस्टाग्राम ही नहीं था। नहीं, इंस्टाग्राम था। ओके। लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसिंग का कॉन्सेप्ट रील्स नहीं थी उस टाइम पे। इट वाज जस्ट अ सोशल मीडिया ऐप, नॉर्मल। जैसे फेसबुक होती थी वैसे इंस्टाग्राम आया। देन इवेंचुअली लोगों ने उसको मोनेटाइज करना शुरू किया एंड इट बिकेम अ प्रोफेशन। सो आप ये कह सकते हो कि मेरे को अर्ली मूवर एडवांटेज मिला इसका। एंड आई वाज वेरी एक्टिव एंड कॉलेज जाते थे, जो पहना, यू नो, यू गो टू कॉलेज, यू डेक अप, यू गो टू स्कूल। तो उस टाइम पे जो आप रेडी होते थे आप उसकी पिक्चर्स क्लिक करते थे, चाहे जैसी आड़ी टेढ़ी, ऊपर नीचे, व्हाटएवर। तो आप उनकी पिक्चर्स क्लिक करते थे एंड दैट्स हाउ माय जर्नी बिगैन। एंड आई नेवर थॉट दैट आई विल क्रिएट अ प्रोफेशन आउट ऑफ इट, और दिस विल एवर, और यू नो, इट कैन बिकम अ प्रोफेशन फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर। सो जब लोगों का थोड़ा एक रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ, लोग आपको जानने लगे, लोगों से बहुत सारा प्यार मिलना स्टार्ट हुआ, तो वो कैसा टाइम था? फीलिंग कैसी थी? ब्यूटीफुल। मतलब अभी भी मिलता है, अभी भी है, बट जब वो स्टार्ट होता है ना तो आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो हो, आप कुछ तो हो, आप लोग जानते हैं आपको। आप यू गो ऑन द स्ट्रीट, यू मीट पीपल, दे टेल यू कि वो आपको फॉलो करते हैं, आपको कंटेंट उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड फीलिंग कि लोग आपको रिकग्नाइज कर रहे हैं, आपके काम को रिकग्नाइज कर रहे हैं। और आई थिंक आपका जब काम रिकग्नाइज होता है ना, तो उससे इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ है ही नहीं, उससे ज़्यादा खुशी आपको नहीं मिल सकती कि आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, आप जिस पे इतना एफर्ट डाल रहे हो, इतना दिमाग लगा रहे हो, वो लोग वो पसंद आ रहा है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट फीलिंग, आई बिलीव। तो फाइनली इतना अच्छा, इतना सारा काम करने के बाद, डूइंग सो गुड इन योर लाइफ, सेटल करने का कुछ प्लान सोचा कि अब सेटल होना है लाइफ में, टू गेट मैरिड, टू सेटल डाउन? या सी, एक लड़की की एज में ना एक लाइफ में एक एज आती है जहाँ पर अब पेरेंट्स भी, सोसाइटी भी, और हर जगह से प्रेशर आता है कि शादी करनी है, करनी है, करनी है। फिर वो सोसाइटल प्रेशर आपके ऊपर भी आता है कि हाँ यार करनी तो है ही, बट कुछ ऐसे, मुझे कभी इतनी जल्दबाजी नहीं थी करने की, बट
मुझे लगा कोई मिलेगा, कोई क्लिक करेगा तो कर जाएगा. लाइक आई डोंट हैव टू रश बिहाइंड समथिंग. कहते हैं जिस चीज़ के पीछे जितना भागो वो तुमसे उतनी दूर भागती है. ट्रू. तो मेरे को कोई जल्दबाजी नहीं थी, और इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ, होल लाइफ. तो I was just going around with the flow, and then I got married to Ankit. Okay, yeah. In 2023, January 2023. You met Ankit. It was an arranged marriage? It was an arranged marriage. And मेरे पेरेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया आप एक बार मिल लो अंकित से, क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत पुश कर रहे थे कि लेट्स मिल लो, देखते हैं. बिकॉज मेरे पेरेंट्स भी दे वर लुकिंग फॉर अ ग्रूम, एंड उसके पेरेंट्स भी देख रहे थे लड़की, तो उन्होंने भी पुश किया. तो वी मेट, सेम एज, वाइब मैच कर गई. आई थिंक 45 डेज के अंदर हमारी शादी हो गई. ओह, फर्स्ट मीटिंग से 45 डेज के अंदर यू गॉट मैरिड. नॉट जस्ट रोकाफाइड, बट शादी भी हो गई. शादी भी हो गई. 5 दिसंबर 2022 आई मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार मिली. 9 दिसंबर 2022 को हमारा रोका हो गया. ओह वाओ, 4 दिन के अंदर. सो मैंने इस टाइम पे ना मैंने अपनी किस्मत पे छोड़ दिया था कि जो किस्मत में होगा जी. वो हो जाएगा. आई मीन इतना सोच के भी, सब कुछ करने के बाद डिसीजंस, मतलब मैंने लाइफ में बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं. ओके, ठीक है. तो मुझे लगा कि एक बार बिना सोचे डिसीजन ले लेते हैं. लेट्स लीव इट ऑन डेस्टिनी. तो ये सोच के मैंने डिसीजन लिया, और रेस्ट इज history. So you guys got married in January? 15 January 23. तो कैसी थी वो लाइफ शादी के बाद ना? एक जो अरेंज मैरिज सेटअप होता है आजकल लोगों के लिए, एक लोगों को चैलेंज भी लगता है कि यार अरेंज मैरिज करना. तो आपके लिए कैसा सेटअप था? अमित, अरेंज मैरिज ना एक प्रोजेक्ट होता है. ओके, इट्स अ प्रोजेक्ट कि यू डोंट नो द अदर पर्सन. और आई थिंक आप जितना मर्जी जान लो एक इंसान को, जब तक आप उसके साथ रहना, उसके साथ उससे बात करना, सारा टाइम उसके साथ रहना, सब कुछ जब होता है ना, तब आपको एक्चुअली एक इंसान समझ आता है कि वो अपने उस सिचुएशन के अंदर जहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, से फॉर एग्जाम्पल, वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है. या कुछ बहुत खुशी का टाइम है तो वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है. जब तक आप किसी के साथ इन सिचुएशंस के अंदर नहीं रहे हो ना, तो आपको नहीं पता उस इंसान के बारे में कि वो इंसान कैसा है. और अरेंज मैरिज, और स्पेशली मेरी जो हुई इन जस्ट 45 डेज, तो वो ना आपको उस पर बहुत वर्क करना पड़ता है. और आई गेस हर अरेंज मैरिज में ही कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक नए इंसान, एक नई फैमिली, लोगों के बीच जा रहे हो, तो आपको बहुत काम करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए. एग्जैक्टली. आई मीन एक लड़की अपनी पूरी लाइफ से 25-26 में उसकी अगर शादी होती है, जो उसकी 25-26 ईयर्स ऑफ लाइफ है, वो पूरी पीछे छोड़ के आती है फॉर अ गाय टू लिव विद हिम, टू कंसिडर हिज फैमिली अपनी फैमिली. कि वो अब इंडियन सोसाइटी में लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि अब जो दूसरी फैमिली है ना, वो तुम्हारी फैमिली है. जो उसके पेरेंट्स हैं वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं. तो यू आर नॉट एन इंडिविजुअल नाउ. तो बस उसी कॉन्सेप्ट को लेके तुम एक अरेंज मैरिज में एंटर करते हो. लाइक जैसे कि शादी लड़का लड़की की नहीं होती, शादी 2 फैमिलीज की होती है, स्पेशली इन अरेंज मैरिज. तो बात वही है कि आपको ना परफेक्ट इंसान मिलता नहीं है. आपको उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है. आपको वो एडजस्टमेंट्स अपनी साइड से, वो एडजस्टमेंट्स उसकी साइड से निकलवानी पड़ती हैं. तभी एक सक्सेसफुल और एक हैप्पी मैरिज बन सकती है. इज व्हाट आई फील. जी. तो कैसे रहे वो मंथ्स इनिशियल, एक शादी के हनीमून पीरियड कहते हैं ना, जैसे 6 महीने 8 महीने सबसे पहले, और जहाँ आप उस इंसान को जान भी रहे हो, उसके साथ अडाप्ट कर रहे हो, फैमिली के साथ अडाप्ट कर रहे हो. हाउ वाज द टाइम? अभी आई थिंक 6 महीने तो आपने कम ही बोला है. अभी तक मेरा तो आई थिंक अभी भी हनीमून पीरियड ही आई फील चल रहा था. बट येस, मुश्किल होता है. स्टार्टिंग डेज बहुत टफ होता है, बिकॉज अब आप बिल्कुल नए घर में रह रहे हो, नए लोगों के साथ रह रहे हो, आपको किसी का नेचर नहीं पता. आपको ये नहीं पता कि आप कुछ बोल दो किसी को, क्या ऑफेंड हो जाए. कि आप क्या मत बोलो तो लोग फिर बोले कि ये तो कुछ बोलती नहीं है. तो बहुत मुश्किल होता है किसी को जानना स्टार्टिंग के अंदर कि
कौन कौन है, एक नए सेटअप में खुद को बिठा पाना। एग्जैक्टली क्योंकि आप हमेशा एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट के अंदर, अपने पेरेंट्स के अंडर या अपने बड़े भाई बहन के अंडर एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में बड़े होते हो। बट जब आपकी शादी हो जाती है ना तो चीज़ें बहुत चेंज हो जाती है। आप एकदम से आपको लगता है कि आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई है कि अब आप एक ऐसे यू आर एन इंडिविजुअल कि आपको अब सब कुछ देखना है। अब आपके ऊपर वो नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि नहीं मम्मी ये कर दो, पापा वो कर दो, अब आपको सब भी खुद करना है। एंड अपना ही नहीं, अपने हस्बैंड का भी और अपने इन-लॉज का भी। वो होता ना कि अपने घर में तुम बच्चे हो पर तुम दूसरे घर में जाते हो ना तो पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सर पे होती है जी। और उस चीज़ को एकदम से अडेप्ट करना किसी भी लड़की के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। सो इंशा, एज यू टोल्ड कि अभी तो वो हनीमून पीरियड ही चल रहा था, यू एंड अंकित बोथ वर ट्राइंग योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड मेक थिंग्स राइट। आप फैमिली में अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे थे और इतने ही वक्त में कुछ मंथ्स पहले एक मिसहैपनिंग हुई एंड अंकित पास्ड अवे। आई गेस ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और उसको लेकर, क्योंकि उस पूरे इंसिडेंट के बाद यू आर नॉट एक्टिव एनीवेयर, आप कहीं एक्टिव नहीं थे और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो लोग आपके कंटेंट को फॉलो करते हैं, आपकी लाइफ को जानते हैं, वो जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली हुआ क्या, क्योंकि उसके बाद आपने कहीं पे भी एक डायरेक्ट इस चीज़ के बारे में बात नहीं करी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर टॉकिंग अबाउट इट। तो हम ये जानना चाहेंगे कि उस वक्त पे क्या हुआ, उस वक्त पे क्या चीज़ें हुई, कैसे आपको चीज़ों का पता चला, हाउ यू सॉ देम, ताकि हर किसी को जो आपसे जानना चाहते हैं उनको ये पता चले थोड़ा सा कि उस टाइम पे क्या हुआ। सो 19 अगस्त 24 राखी वाला दिन था जी। एंड आई वॉज नॉट देयर व्हेन ऑल ऑफ दिस हैपेंड। ओके। मेरे को सुबह घर जाना था अपने टू सेलिब्रेट राखी एंड अंकित हैड टू गो विद हिज फादर एंड हिज ग्रैंड पेरेंट्स टू सेलिब्रेट राखी ऑन हिज साइड। ओके, तो आपको अपनी मॉम डैड के घर आना था और अंकित को अपनी फैमिली में जाना जी। सो इन द मॉर्निंग जब वो मुझसे पहले निकला, लाइक 10 मिनट्स पहले वो मुझसे निकला, ही हग्ड मी एंड ही सेड चल मैं चलता हूँ तो एंजॉय करियो। तो आई हग्ड हिम एंड ही लेफ्ट। Everything was okay, he was healthy, he was fine completely. मतलब I never knew that this would be the last time I am seeing him. तो वो मेरे लिए मतलब अभी भी if you go back तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है ये चीज़ सोचना कि काश मुझे पता होता कि वो लास्ट टाइम है मैं उसको देख रही हूँ। So then I went home around 2:30 I spoke to him again. फ़ोन पे उसका मुझे कॉल आया कि मैं यहाँ पर हूँ और एट इज़ एक रिलेटिव्स प्लेस एंड मेरा थोड़ा सा पेट ख़राब है, उसने मेरे को इतना बोला बस मेरा पेट ख़राब है एंड ही टोल्ड मी एवरीथिंग, कौन कौन आया हुआ है, क्या क्या चल रहा है। देन आई टोल्ड मी और ऑल्सो दैट एवरीबडी इज़ हियर, एवरीबडी इज़ मिसिंग यू, सब बोल रहे हैं कि काश अंकित आ जाता, तो तू देख ले अगर तूने आना, अगर तू आ सकता है तो उसने बोला कि नहीं मैं थक गया हूँ, मैं अब घर जाके ना सोऊंगा, आई विल टेक रेस्ट। सेड ओके, मतलब आई डिडंट कन्विंस हिम ऑल्सो क्योंकि दादा मतलब मैं बोलूँगी उसका मन है नहीं है। सो आई थिंक एवरीथिंग वॉज गोइंग नॉर्मल। सब हमारा यहाँ पे राखी का टाइम था, सारे कजन्स थे, हम लोग अपना मस्ती मज़ा सब चल रहा है। आई वॉज मेकिंग रील्स विद माई कजन्स एंड आई वॉज हैविंग फन, लाइक तंबोला खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। At around 8 o'clock, I get a call. My father gets a call from... रात को 8 बजे। रात को 8 p.m. My father gets a call from my father-in-law saying, this has happened. That Ankit has passed away. Directly a call that Ankit is no more. That I have a bad news that Ankit has passed away. And nobody told me first about this, When my dad got to know, even he took like 15-20 minutes to absorb the news that ये क्या हुआ है, क्या आपने क्या बोला है, अब क्या बोल रहे हो, मजाक है, क्या है। तो even he started with palpitations at that time because उनको भी समझ नहीं आया क्या हुआ। So everybody was trying to calm him down. तो I went as like कुछ हुआ है, कहाँ क्या कुछ I didn't know. So I was just looking at everybody and like सब मुझे ऐसे देख रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या है। So I just got to know that कॉल तो मेरे इन लॉज की साइड से आया, द वे एवरीबडी वॉज लुकिंग एट मी, बट मुझे कुछ पता नहीं रहा था और मैं सबसे पूछ रही हूँ क्या हुआ है, क्या हुआ है, क्या हुआ है। देन आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर द नेम अंकित और मुझे तब रियलाइज़ हुआ दैट कुछ बहुत गलत हो गया है। और मैं तब भी डिनाइल में थी, मैं नहीं मानने को तैयार थी कि ऐसा हो कैसे सकता है, मेरी बात हुई है, मैं मिली हूँ, इट वॉज कम्प्लीटली ओके, दैट्स अनएक्सेप्टेबल व्हाट यू आर सेइंग।
बट फिर वो द एटमोसफेयर जो पूरा चेंज हो गया, वी ऑल रश्ड टू द तो आपको घर पे किसी ने एग्जैक्टली बताया कि ये कॉल है? नो, उस टाइम पे मुझे किसी ने बताया, उन्होंने बस बोला कि चलो। तो आई वॉज रनिंग माई माइंड एट दैट टाइम कि क्या हुआ है। आई थॉट कि चोट लग गई है, गिर गया है, कुछ तबीयत खराब हो गई है, सीरियस होगा, डॉक्टर्स उसको रिवाइव कर रहे होंगे। मैं रास्ते भर यही सोचते, नोबडी टोल्ड मी अबाउट दिस डेट कि ऐसा हो गया है। तो आई रीच देयर, आई सॉ, हमारा कुक था वहाँ पर, माई इन लॉज कुक वॉज देयर। सो आई आस्क्ड हिम क्या, तो ही डिड लाइक दिस। आई डोंट नो व्हाट नॉनसेंस इज ही सेइंग। मुझे समझ नहीं आया क्या बोल रहा है। तो मैं अंदर गई, आई सॉ ऑल हिज रिलेटिव्स, आई वेंट इनसाइड एंड आई सॉ हिम लाइंग देयर इन द हॉस्पिटल। दैट वाज माय ब्रेकिंग पॉइंट, दैट वाज द पॉइंट वेयर आई रियलाइज्ड कि अब मेरी लाइफ खत्म हो गई है। दैट इससे ज़्यादा बुरा अब और मेरे साथ क्या ही हो सकता है कि द वन पर्सन जिसके साथ तुम पूरी अपनी लाइफ सोचते हो, इतना होता है एंड देन दिस हैपन्स। तो वो चीज़ एक्सेप्ट करने में ही, मतलब मैं उस टाइम पे भी नहीं सोच रही थी, मतलब यू वोंट बिलीव मेरे दिमाग में ये चल रहा था। यू सीन एनिमल मूवी, उसमें ना एक सीन होता है जिसके अंदर अनिल कपूर का एक बॉडी डबल होता है, राइट? अनिल कपूर का एक बॉडी डबल होता है वेयर समबडी शूट्स हिम एंड ही इज स्टिल अलाइव बट पीपल थिंक ही इज गॉन। तो मेरे दिमाग में इमेजिन आई एम इन सच अ डिनायल दैट आई एम थिंकिंग कि नहीं, ये भी कुछ बॉडी डबल का ही सीन चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो यू कांट एक्सेप्ट अ लॉस विच इज़ सो बिग। आज तक मैं ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पाई हूँ कि ऐसा हो गया है। मैं अभी भी ये सोच रही हूँ कि है, ही इज़ इन सम अदर यूनिवर्स, ही इज़ एट हिज होम, ही इज़ समवेयर अराउंड बट ही इज़ नॉट गॉन। सो येस, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड दैट डे। और उसके फॉलोइंग डेज तो मुझे कुछ क्लियरली याद ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं शायद सोई भी नहीं हूँ फॉर लाइक 2-3 days। आई हैवंट स्लेप्ट, मे बी 1 hour 2 hour अगर लग गई नींद तो, बिकॉज आई यूज्ड टू स्लीप, आई यूज्ड टू गेट नाइटमेयर्स। I used to have dreams where I'm falling into a black hole and I don't want to stop myself from falling. मतलब मैं उठी हुई हूँ, मैं सो भी रही हूँ and I want to wake up but I don't want to wake up. I was like ठीक है, मेरी लाइफ में तो कुछ बचा ही नहीं, let me just fall into wherever I'm falling. So that was the worst phase I'll say I had faced, and I will never pray even for my enemies, for anybody in this world to go through a situation that I did. आई गेस उस वाले मोमेंट में तो पहले शायद वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आती कि यार नहीं, मतलब आप ये सोचो, मैं ये सोचती थी कि मैं अगर बैठी ना, उसकी ना अंकित की आदत थी वो वॉशरूम में बैठा रहता था। ही यूज्ड टू जस्ट गो एंड वॉचेस रील्स, यूट्यूब, वो बैठा रहता था उसमें। तो मैं ये सोचती थी कि नहीं, वो अंदर ना वॉशरूम में ही बैठा है, अभी आ जाएगा बाहर। व्हेन आई यूज्ड टू सिट अलोन इन द रूम ना, आई यूज्ड टू थिंक कि वो अभी आएगा बाहर, अभी मुझे उसकी आवाज़ आएगी जिसमें वो हंस रहा है। वो यूज्ड टू लाफ, बिल्कुल इतना तेज़ हंसता था अंदर वॉशरूम में बैठ के। तो मैं ये सोचती कि अभी इसकी आवाज़ आएगी हंसने की, ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर समथिंग लाइक दिस टू हैपन। तो वो एक्सेप्टेंस नहीं आती, वो एक्सेप्टेंस शायद अभी तक नहीं आई है मेरे में कि ऐसा हो गया है एंड सच अ ह्यूज थिंग हैज़ हैपेंड। आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू एक्सेप्ट इट। सो एंड स्पेशली एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आप अपना पूरा फ्यूचर इमेजिन किया हो, पूरी लाइफ, या पूरी लाइफ। अब सी यू गेट मैरिड एज अ सनातन, एज अ हिंदू गर्ल, आप ये सोच लेते हो अब आपकी शादी हो गई तो अब आपका यही है सब कुछ, एवरीथिंग इज हिम। आगे अब आपने अपने बच्चे, अगर आगे बच्चे भी होते हैं तो यही है, आगे आपकी लाइफ है, बुढ़ा होना है आपने तो इसी के साथ होना है, यू वांट टू गेट ओल्ड, आप इसी के साथ होगे। तो आप पूरी लाइफ ना इमेजिन कर लेते हो एक उसी इंसान के साथ। तो अब तभी आप अपना 100% देते हो उस शादी के अंदर कि आप उसको इस तरह से मोल्ड कर लो शादी को जहाँ पे बोथ द पार्टनर्स आर कंफर्टेबल, so that it's a thing that you can go ahead आराम से और without any problems, and you have good understanding of each other. और वही चीज़ आपसे जब छिन जाती है ना बैठे बैठे, मतलब जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं है, आप बस फिर भगवान जी से ये पूछते हो कि मैंने किया क्या था, आपने मेरे साथ क्यों किया ऐसा, आपको मतलब मैंने आपका क्या बिगाड़ा था। यू फाइट विद गॉड कि इतना तो बुरा नहीं मैंने किया होगा किसी का जो आपने मुझे इतना बड़ा सज़ा दी है।
सो यस आई थिंक दिस इज़ लाइफ इज़ इनप्रिडिक्टेबल. बहुत कुछ सीखा भी है मैंने इस सिचुएशन से कि how life, you can't really rely on life. You don't know what is your next moment. You're here or you're not. तो इंशा कितने टाइम के बाद आपको ऐसा लगा कि, क्योंकि आई एग्री कि कुछ दिनों तक तो इंसान अपने होश और सेंसेस में ही नहीं होता इस ऐसी कोई चीज़ होने के बाद, तो कितने वक्त के बाद आपको लगा कि यार अब शायद मैं अपने सेंसेस में और मुझे समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है आसपास? It took me 2 months. 2 महीने. 2 months के बाद मुझे एक्चुअली में समझ आने लग गया कि नहीं, अब लाइफ थोड़ी बैक ऑन ट्रैक लानी पड़ेगी. आई नो ही इज़ गॉन, बट आई एम श्योर वो ये नहीं चाहता कि मैं भी अपनी लाइफ ऐसे वेस्ट कर दूँ. तो बस उसी का सोच के ना कि व्हाट ही वुड हैव वांटेड, मैं उसी पाथ पे आई केप्ट माई फोकस कि वो चाहता है कि मैं चलूँ आगे तो फिर मैं चलूँगी आगे. बट वो एक्सेप्टेंस 100% एक्सेप्टेंस वो आपकी लाइफ में मुझे नहीं पता कब आएगी, बट मेरे को तो अभी इट्स बीन 4 months, मुझे तो अभी तक नहीं आई है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टिल फील ही इज़ हियर. मतलब गीता में लिखा है नोबडी इज एक्चुअली गॉन, सोल इज इट कम्स बैक इन द वन फॉर्म और द अनदर फॉर्म. सो आई कीप थिंकिंग कि वो है, मतलब यूनिवर्स में तो है, शायद उसकी बॉडी चली गई है, बट वो तो है, तो मैं क्यों रो? Why should I cry when he's here? Then why should I cry? Maybe he'll come back to me. Maybe he'll find his way, back to me by this or by whatever way he feels comfortable. But तो उस चीज़ से ही you get some peace कि वो है, कहीं तो है. आपने बहुत बड़ी बात की कि अगर वो है तो मैं क्यों रोऊं, ये बहुत बड़ी बात है. तो वो आंसू एक्चुअली में रुके कब? क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में तो नहीं रुक सकते, वो नहीं रुक सकते इंसान की. आई थिंक वो कभी भी नहीं रुक सकते. मतलब every night, even today, 4 months, there hasn't been one night जहाँ मैं रोई नहीं हूँ, जहाँ पर मुझे ये नहीं लगा कि नहीं अंकित आई नीड यू यार. तो ऐसे आई हैं सिचुएशंस. और ये वाली साइड ना आई गेस फिर लोगों को दिखती नहीं है ये किसी को, क्योंकि आई गेस आप हर किसी के आगे तो नहीं ऐसे रोगे जाके, तो लोगों को ये चीज़ दिखती नहीं है कि वो इंसान कितने पेन में है. लोगों को लगता है ठीक है यार अब तो हो गया, वो इंसान तो नॉर्मल हो गया होगा, पर वो कितने पेन और कितनी सफरिंग में है ये चीज़ कोई नहीं बोलता, कोई दिखा. एक्चुअली आई थिंक ये सब आता ही तब है जब आप अकेले हो या आप उसके बारे में बात कर रहे हो. अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो, आप अपने काम में लगे हुए हो, तो आपका माइंड उस तरफ जाएगा नहीं. और अगर आपका माइंड उस तरफ नहीं जाएगा तो आपके वो फीलिंग्स और वो सब जनरेट ही नहीं होगी. तो वो जनरेट ही तब होती है जब रात को व्हाट हैपेंस, यू स्लीपिंग अलोन, यू थिंकिंग, यू ओवर थिंकिंग कि ऐसा हो गया, यू मिस हिम, यू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो दैट इज़ द टाइम जहाँ पर एक्चुअली ये चीज़ ना हिट करती हैं. मॉर्निंग्स आर स्टिल फाइन, कोई मतलब इस टाइम पे तो वैसे भी इतने लोग आते हैं, मिलते हैं, कंडोलेंसेस देते हैं, सब होता है, तो आधा टाइम तो उसमें निकल जाता है. बट व्हेन एट नाइट यू आर अलोन, इट हिट्स यू, एंड इट हिट्स यू रियली हार्ड. मतलब स्टार्टिंग के 1 month में तो मेरे को रात को ऐसा होता था कि आई नीड समबडी, मैं अकेली तो रह ही नहीं सकती. बिकॉज आई वॉज फाइटिंग सो मेनी फाइट्स विद हिम, मतलब विद गॉड, विद माई सेल्फ, विद अंकित, दैट हाउ डेयर यू लीव मी, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू मुझे छोड़ के चला गया. तो वो एक्सेप्टेंस आई डोंट थिंक कि आती है या कब आती है, आई डोंट नो, आई कांट रियली से, बिकॉज अभी तक तो मेरे को नहीं आई. अ लॉट ऑफ कोर्स. मतलब 1.5 years के अंदर हमने बहुत मेमोरीज बनाई है. रात को बैठ के यू कीप वॉचिंग द वीडियोज एंड एवरीथिंग. तो बस उसी से लगना, वो लगता है कि बस इसी से ही आगे बढ़ना है. और आप दोनों के वो मोमेंट्स, आपकी वो मेमोरीज सिर्फ आप लोगों तक कन्फाइंड नहीं है, वो लोगों ने भी देखी हैं. आप दोनों की रील्स एज कपल लोगों ने देखी हैं, जो लोगों को बहुत पसंद आई. देखा कि मिलियंस में वो व्यूज़ गए, इतना मिलियंस में लाइक्स गए, लोगों ने इतना पसंद किया. जब आप दोनों ने ह्यूमर बनाया साथ में, आप दोनों ने इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट किया, तो लोगों को लगता था वाह यार दिस इज़ अ कपल. और फिर जो आपको लगता है ना, जबकि इतना आपका लॉयल फ़ैन बेस है, कितनी अच्छी फॉलोइंग है, वहीं पे कहीं ना कहीं ये देखा गया कि जब अंकित के जाने के बाद 1 या 2 कोई पोस्ट आया आपकी प्रोफाइल पे टेलिंग की, लोगों को बताने के लिए कि ऐसा हुआ है, या उसके कुछ वीक्स बाद जब आपने कोई स्टोरी लगाई अपने प्रोफाइल पे,
तो आई गेस कमेंट्स में बहुत हेट आने लगी अचानक से कि लोग कहने लगे कि इंशा ये कैसे कर सकती है, इंशा स्टोरीज कैसे लगा सकती है इस टाइम पे, कोई कैसे ऐसे मोमेंट पे ये सब कर सकता है। तो इंशा उस सारी हेट को कैसे आपने देखा? आई थिंक बहुत लोगों ने ना बुरों ने बुरा कहा और अच्छों ने अच्छा कहा। बहुत मतलब आई थिंक बहुत कम लोग थे जिन्होंने बोला कि ये क्यों पोस्ट डाल रही है। अब मुझे सिर्फ उनसे एक क्वेश्चन है, हैव यू फेस्ड अ लॉस लाइक आई हैव? यू हैव नॉट, आई एम श्योर, एंड आई प्रे दैट यू डोंट एवर। लेकिन कोई इंसान किस तरह से ग्रीव करता है वो आप नहीं डिसाइड कर सकते। Instagram was mine and Ankit's place. It was our thing. कि मतलब उसको भी बहुत शौक था, वो भी सारे कमेंट्स पढ़ता था, लाइक्स देखता था, सब कुछ करता था। तो इट वॉज आवर प्लेस। आई यूज टू थिंक कि मैं डालूंगी शायद वो देखेगा, शायद वो बोलेगा कि हाँ इंशा तूने अच्छा किया कि तूने डाला, तूने बताया सबको कि मेरे साथ ऐसा हो गया। एंड आई वॉज ओनली होपिंग कि अंकित तू एक बार देख, पोस्ट देख के वापस आ जा, इवन इफ यू नो इट्स नॉट ट्रू। क्योंकि उस टाइम तो एक्सेप्टेंस ही नहीं आती ना, ये हो गया है। लोगों ने इतना हेट कमेंट किया, इतना गंदा बोला, बट आई जस्ट वांट टू आस्क देम वन थिंग, वेयर इज एम्पैथी इन टुडेज वर्ल्ड? आप ये सोचो कि एक ऑलरेडी जिसके बारे में आप ये सब बोल रहे हो वो किस पेन में है, उसके साथ क्या हुआ है, शायद उसको खुद को भी नहीं पता उसके साथ इस टाइम पर क्या हुआ है। वो खुद ही अभी तक उस शौक से बाहर नहीं निकले, समझ नहीं पा रही है कि कितना बड़ा उसके साथ लॉस हुआ। और अब उस चीज़ का यू आर टेकिंग एडवांटेज कि अब हमें मौका मिला तो हम कुछ बोल देते हैं। और अगर मैं नहीं डालती देन ऑल्सो आई वुड हैव बीन क्रिटिसाइज्ड कि यू डिडंट टेल अस, आपने बताया नहीं, आपको कोई मतलब नहीं है, हाँ। अपने हस्बैंड से कोई मतलब नहीं है, आपने कुछ डाला नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो अगेन यू नो पीपल विल टॉक। आप कुछ भी कर लो, आप अच्छे से अच्छा बन लो, अब कहीं ना कहीं किसी के लिए बुरे बनोगे ही बनोगे। मेरी एक कहानी है, आई एम श्योर इस सिचुएशन से आप रिलेट करोगे। भगवान शिव जी एंड माता पार्वती जी कहती हैं शिव जी से कि मेरे को धरती पे जाना है। तो शिव जी कहते हैं कि मत जा, बहुत गंदे मतलब बहुत गंदी दुनिया है, बुरी दुनिया है, मत जाओ। वो कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वो जिद करती है कि नहीं मैं तो जाऊंगी। तो वो शिवजी जी, नंदी जी और पार्वती जी धरती पे आते हैं। अब नंदी जी पे शिवजी जी और पार्वती माता बैठी हुई हैं और वो अपना चल रहे हैं नॉर्मल। साइड से लोग गुजरते हैं और बोलते हैं कैसे से लोग हैं, बेचारे जानवर पे इतना जुल्म कर रहे हैं, उसके ऊपर बैठ के चल रहे हैं। तो उनको सुन के बुरा लगता है। फिर शिवजी जी उतर जाते हैं, माता पार्वती जी नंदी जी के ऊपर बैठकर अपनी राइड अपना चल रही होती हैं। तब लोग और आते हैं और उनको बोलते हैं कि अरे कैसी सी बीवी है, न खुद राइड पे चल रही है और अपने पति को पैदल घुमा रही है। अब ये सुन के भी उनको बुरा लगता है। तो माता पार्वती जी नीचे उतर जाती है। फिर शिवजी जी और माता पार्वती जी पैदल चल रहे होते हैं और नंदी जी साथ चल रही होती है। तो फिर और लोग आते हैं, लोग बोलते हैं अरे कैसे से लोग हैं, वाहन सामने चल रहा है खाली और खुद पैदल चल रहे हैं। तो मतलब अब इस सिचुएशन से आप ये देखो कि आप कुछ भी कर लो ना, आप कुछ भी कर लो, आप बुरे ही बनोगे। आप अच्छा करो आप तो भी बुरे बनोगे। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कुछ नेगेटिविटी आपकी निकाल ही लेगा। तो मुझे ना फिर उस सिचुएशन से इतना फर्क पड़ना बंद हो गया। और दुनिया की सुनोगे तो मतलब अगर आप दुनिया की सुनो तो दुनिया तो आपके हर एक्शन पे कुछ ना कुछ बुरा बना ही देगी। ट्रू, वेरी ट्रू। कि आप कुछ भी कर लो ना, आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव खड़ा ही है, पहले ही डालने से पहले ही खड़ा है कि कुछ तो मुझे गलत बोलना ही है। जी। तो ऐसा ही है। तो इसलिए अब फर्क पड़ना बंद हो गया इन सब चीज़ों से कि कौन क्या कमेंट कर रहा है। तो I didn't really pay any heed because you know when you're in this line ना you get so used to all this कि तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। और उस वक्त आई गेस आपका अपना पेन ही इतना बड़ा था कि ये चीज़ें ये सब चीज़ें इतनी छोटी लग रही थी, इतनी छोटी लग रही थी कि मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैं कहा ठीक है यार, कर्म है, इट विल कम बैक इज़ ऑल आई कैन से। You believe in karma? I believe in karma a lot. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ कुछ गलत करते हो ना, तो वो आपके साथ, या किसी का दिल दुखाते हो, आप किसी को के लिए बुरा करते हो, जान के करते हो, तो वो चीज़ आपके पास ज़रूर घूम के आएगी और वो 10 folds घूम के आएगी। शायद मेरे साथ जो हुआ कुछ मेरा भी होगा, आई बिलीव मेरा भी होगा। क्या होगा वो तो उन्हीं को पता है, वो तो ठाकुर जी को पता है कि क्या होगा। लेकिन कुछ तो होगा जो मैंने ये फेस किया है,
बट अब फिर वही बात है ना, तुम यहाँ से तुम सोचते हो कि अब मैं अपने यहाँ से जर्नी आई विल कीप इट वेरी डिसेंट सटल, कि अच्छे करूँगी, सब अच्छा करूँगी, अपनी इंटेंशंस अच्छी रखूँगी, बिकॉज मुझे बहुत अंकित का जाना ना मुझे बहुत कुछ सिखा गया अबाउट लाइफ, अबाउट पीपल, अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं कभी शायद सोच नहीं सकती थी, क्योंकि ना जब ये किसी और के साथ हो रहा होता है तब आपकी फीलिंग उसके बारे में कुछ और होती है, तब आप सिर्फ दूर से देख रहे हो, पर जब आप खुद फील करते हो ना तब आपको एक्चुअल वर्ल्ड और रियलिटी समझ आती है। क्या कुछ सीखा इंशा इस वक्त में? क्या नहीं सीखा इस आई विल से यू शुड आस्क मी। मतलब मैंने लोगों की रियलिटी इतनी क्लोजली सीखी है कि कोई भी इंसान आपके साथ सिर्फ तब तक है जब तक उसके पास कोई रीज़न है आपके पास होने का। जब उसका रीज़न वो ख़त्म हो जाता है ना, वो आपको कुछ नहीं समझता। मतलब नमित, मैंने ऐसे लोग अपने अगेंस्ट होते देखे हैं। अंकित के जाने के बाद मैंने ऐसे लोग अपने अगेंस्ट होते देखे हैं जिनको मैं अपना मानती थी, जिनको मैं सोचती थी ये मेरे वेल विशर्स हैं, मुझे थी यार ये तो कभी मतलब ये मेरे को नहीं छोड़ सकते। वो लोग मेरे अगेंस्ट मेरे डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट करते हुए मैंने देखा है उनको। इस वक्त में उन्होंने स्पेशली इस वक्त में मेरा फ़ायदा उठाया। मतलब वही है कि लोग ना, मतलब जब तक चीज़ें आपके फेवर में हैं, जब तक चीज़ें आपके आसपास हैं, तब तक लोग होते हैं, और चीज़ें बदलने के बाद लोग भी बदल जाते हैं। लोग बहुत जल्दी बदलते हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि ऐसे भी लोग होते हैं यार। मतलब कि ऐसे लोग खड़े हो गए तुम्हारे अगेंस्ट जो अभी तक तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, वो लोग तुम्हारे अगेंस्ट खड़े हो गए। तो मतलब अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि यार दुनिया ऐसी भी है। मतलब तुम दुनिया पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। दुनिया बहुत गंदी, बहुत फरेबी, बहुत ख़राब है। सिर्फ तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे भाई बहन, इनके अलावा तुम्हारे साथ कोई खड़ा नहीं होगा। और अगर तुम एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ना, तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जो मैंने सीखी अपने एक्सपीरियंस में इस सिचुएशन के बाद, वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है कि तुम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि ना आजकल अगर तुम्हारी इंटेंशन अच्छी है, ज़रूरी नहीं कि सामने वाले की भी इंटेंशन तुम्हारे लिए अच्छी हो, कि तुम किसी का वेल विशर हो या तुम कुछ अच्छा चाहते हो किसी के लिए। इट्स नॉट वाइस वर्सा। सब अपने मतलब के लिए हैं, सब अपने मतलब के लिए साथ है। जब मतलब था तब तक थे, जब मतलब पूरा हो गया तो आप कौन मैं कौन वाली सिचुएशन आ गई। मैंने एक चीज़ सीखी अपनी लाइफ में कि जिन लोगों के लिए आपने सबसे ज़्यादा किया होगा ना, वही लोग आपको आपके टाइम पर छोड़ के चले जाएंगे जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। और सिर्फ छोड़ के ही नहीं जाएंगे, आपसे अपना मतलब भी निकलवा कर जाएंगे। उनको कोई मतलब आई थिंक आज के ज़माने में ना जब ऐसा कुछ होता है तो देर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। सी मेरे लिए लॉस बहुत बड़ा है। लूजिंग अ हस्बैंड इज इंडियन सोसाइटी के अंदर इट्स अ ह्यूज थिंग। टेक्निकली देर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, ठीक है, उस टाइम पे जो आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक सेट ऑफ पीपल आपको बोलता है सेट 1 कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है, आपका कुछ वजूद ही नहीं है, आपका हस्बैंड गया, आप ख़त्म, आपके लिए कुछ बचा नहीं है इस लाइफ के अंदर, अब आपको भी चले जाना चाहिए। Indirectly, directly, you get my point. Then there are set number of people as set 2 जो आपको बोलते हैं कि जो आपसे प्यार करते हैं और जो आपके हैं, जो एक्चुअली आपका अच्छा चाहते हैं, वो आपको बोलेंगे कि नहीं, एंड इज़ अ न्यू बिगिनिंग, राइट? एंड इज़ अ न्यू बिगिनिंग, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको उन लोगों के लिए आगे बढ़ना है जो आपसे प्यार करते हैं। कि आर यू रेडी टू गिव द सेम काइंड ऑफ ट्रॉमा टू पीपल हु लव यू, द वन यू आर ऑलरेडी फेसिंग राइट नाउ, व्हेन यू नो कि वो कैसा फील करता है ऑलरेडी। आप नहीं वो चाहोगे कि वो आपका कोई भी लव्ड वन या आपका कोई भी जिससे आप प्यार करते हो वो चीज़ उसको फेस करे। तो आई टेल यू, इन 2 पीपल के अंदर ना आई थिंक इट्स ऑन यू हु टू फॉलो, हाउ यू फाइट थ्रू इट। And this is where I would say spirituality helped me. Okay. कि ठाकुर जी helped me choose set number 2 for the people I chose to live for people who loved me, for people I know can't survive without me. अगर मेरे को कुछ हो गया या if I give up on life, I know they will also give up on life, and I can't afford that.
डेफिनेटली इंशा, हम जानते हैं, जो लोग आपको फॉलो करते होंगे वो जानते होंगे कि आप कितना स्पिरिचुअल हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले एक सवाल शायद अब आपसे पूछ सकूं मैं कि एक लड़की जब अपना हस्बैंड खोती है, व्हेन शी एंटर्स इनटू दैट स्पैन ऑफ बीइंग अ विडो, दैट फेज ऑफ लाइफ, तब उसकी लाइफ कैसी बदलती है? मतलब क्योंकि आई गेस मेरे को ऐसा लगता है हम सब ने वो बाहर से एक इमेज देख रखी है, हम सब दूर से जानते हैं कि हमने सुना है ऐसा होता है, पर अ गर्ल जिसने फर्स्ट हैंडेडली उस चीज़ से गो थ्रू किया है, कैसी होती है वो ज़िंदगी? एक गर्ल का एकदम से माइंडसेट उस वक्त पे कैसा होता है व्हेन शी लूजेस हर पार्टनर एंड शी इज़ कॉल्ड एज अ विडो बाय एवरीवन? पहले तो एक्सेप्ट होना और अपने आप को कंफर्टेबल करना इस पॉइंट से बहुत टू कम विद टर्म्स दैट यू विल नाउ बी रेफर्ड एज अ विडो, वो ही चीज़ एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है, राइट? एंड ऑल्सो आई फील बहुत चीज़ें बहुत चेंज हो जाती हैं। एक बार योर हस्बैंड लीव्स, सब चेंज हो जाते हैं, लोग चेंज हो जाते हैं, लोगों का आपसे मतलब ख़त्म हो जाता है। मतलब लोग ऐसे हो जाते हैं कि आप तो कभी उनके थे ही नहीं, आपका उनसे कभी कोई मतलब था ही नहीं, दैट यू सीज टू एग्जिस्ट फॉर अस। नमित, आजकल दिखता है ना सोसाइटी में कि हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं और लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम वो पुरानी सोच नहीं रखते, सब झूठ है। आज भी ऑन द ग्राउंड लेवल लोग, अगर आप विडो हो, लोग आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप एक विडो की तरह रहो। वो आपको सप्रेस करेंगे, वो आपको सोचेंगे कि दे कैन ट्रीट यू इन वट एवर दे फील लाइक, क्योंकि इसका हस्बैंड नहीं है। बट वो ये नहीं याद रखते कि वो लड़की की भी कोई इंडिविजुअलिटी है, दैट शी इज ऑल्सो समबडी। तो जस्ट बिकॉज हर हस्बैंड इज़ नॉट देयर, उसका ये मतलब नहीं है कि सोसाइटी का कि आपके पास राइट आ जाता है कि आप उसको ह्यूमिलिएट करो, आप उसको ऐसे ट्रीट करो जैसे आपका मन करता है। शी ऑल्सो हैज़ फीलिंग्स, शी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन। डोंट पुश हर, इतना मत रुलाओ किसी को कि वो भगवान जी के पास जाके बोले कि भगवान जी मेरे को नहीं रहना इस दुनिया में। इस लेवल तक किसी को प्लीज़ पुश मत करो, इज़ ऑल आई हैव टू से। बिकॉज आई हैव फेस्ड इट। मुझे भी ये लगता था कि नहीं यार, अब तो ये सब नहीं होता, लेकिन होता है। आई हैव फेस्ड इट, तो आई एम टेलिंग यू कि होता है। भगवान जी की बात करी हमने इतनी, तो हमेशा से स्पिरिचुअल हो इंशा, या इस इंसिडेंट के बाद थोड़ा ज़्यादा हुआ? सी, मैं थी, बट आई स्टार्टेड फीलिंग कनेक्टेड टू ठाकुर जी आफ्टर अंकित। पहले भी थी, मैं अंकित के लिए रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ती थी, उसको निमित्त करती थी पढ़ के एवरी डे, एंड उसको मैं जल भी पिलाती थी। तो दैट वॉज माई एवरी डे थिंग। देन आई ट्राई टू गेट हिम ऑल्सो इन टू दिस लाइन कि मैं उसको बोलती थी कि नहीं तू भी पढ़, तू भी पढ़, तू भी पढ़। तो उसने भी, ही ऑल्सो स्टार्टेड इन जस्ट 1 month बिफोर ही पास्ड अवे, ही स्टार्टेड रीडिंग हनुमान चालीसा। So I mean, there was a lot of changes in last 1 month in him, which I had seen. मैंने खुद देखा है that maybe God was already, it was written and God was preparing him कि आजा बेटा, तो you have to come to me now. तो जो मेरी स्पिरिचुअलिटी की कनेक्शन है वो मेरी स्टार्ट हुई आफ्टर अंकित, जब मैंने गीता पढ़नी स्टार्ट की। बिकॉज आफ्टर अंकित आई वॉज सो ट्रामेटाइज्ड कि मुझे हर एक बंदे ने, मतलब लाइक आई सेट नंबर 2 पीपल, उन्होंने मुझे ये बोला कि तुम गीता पढ़ो, यू विल गेट अ लॉट ऑफ क्लियरेंस इन लाइफ, यू विल गेट अ वे ऑफ लिविंग लाइफ। तो मैंने जब वो पढ़ना शुरू किया ना, उसमें क्लियरली एक चीज़ लिखी थी कि आप क्यों रो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो आप किसी के जाने पे। इट्स नॉट लाइक वो चले गए हैं, ही विल कम बैक इन सम अदर फॉर्म, and if you're lucky he might come back to you. So you don't know in what way, how, when, कि वो कैसे आए। और मैंने ये भी चीज़ सीखी कि जो लोग हैं ना, वो ये भूल जाते हैं कि आप धरती पे मेहमान हो। धरती आपकी नहीं है, धरती उनकी है। उनका जब मन करेगा, जो मन करेगा वो करेंगे। उन्होंने सबके लिए सब कुछ लिखा हुआ है। मतलब इट्स ऑल्सो, यहाँ से ना मैंने ये भी सीखा कि वाई यू शुड डिटैच, क्योंकि हम लाइक माई ब्रदर, माई पेरेंट्स सब हैं, लेकिन माई फ्रेंड्स, पर वो आपके कंप्लीटली नहीं है। वो पहले उनके हैं, फिर वो आपके हैं। उनकी चीज़ है वो, भगवान की वो उनकी चीज़ है, वो उनका जब मन करेगा वो ले जाएंगे जी।
और आप उनसे ना लड़ सकते हो, ना आप उनसे कुछ बोल सकते हो कि आप क्यों ले गए या क्या ले गए। वो कहते हैं ना कि आने से पहले वो अपनी डेथ डेट लिखवा कर आते हैं लोग। सो आई थिंक ये सब ना मैंने जब पढ़ा, देन आई गॉट क्लैरिटी इन लाइफ दैट कि अंकित था मेरा, बट कंप्लीटली तो मेरा नहीं था। आपसे पहले मेरे से पहले तो वो उनका था। उन्होंने मुझे दिया और वही मेरे से ले गए, जिसकी चीज़ थी वो ले गया। तो उस दिन मुझे थोड़ी एक्सेप्टेंस आनी हल्की हल्की शुरू हुई कि दिस इज़ लाइफ, दैट हाउ यू शुड बी अटैच्ड एंड डिटैच्ड एट द सेम टाइम। कि आप किसी के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो जाते हो ना, तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस सिचुएशन से निकलना, जब ऐसे कोई मिस हैपनिंग हो जाती है। दैट इज़ वाई गीता में बहुत क्लियरली लिखा है दैट यू शुड प्रैक्टिस डिटैचमेंट ऑलवेज। अटैचमेंट अपनी जगह, अटैचमेंट होनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं कि आप डिटैच ना कर पाओ, कुछ ऐसा हो जाए तो। ओके। और कैसे अपने आप को होल्ड किया, लाइक इस मूविंग ऑन की जर्नी में कैसे स्पिरिचुअलिटी ने आपको अपलिफ्ट किया कि यार नहीं इंशा आगे बढ़ना है, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ? इन मैनी वेज, मतलब आई थिंक मैंने ना अपने आप को सरेंडर कर दिया ठाकुर जी को कि आपने मेरे साथ जो करना है ना आप कर लो, बस आप मेरा हाथ मत छोड़ना। आप मुझे जिस डायरेक्शन में लेके जाओगे, जो आप मेरे दिमाग में डालोगे, मैं वही करूँगी। सी वो खुद तो आते नहीं ना नीचे आपको गाइड करने की, नहीं जैसे वो कृष्ण, जैसे वो अर्जुन के लिए आए उनको गाइड करने, वो आपके लिए ऐसे नहीं आएंगे। तो मैंने बस लेकिन अपने उनको ये बोल दिया कि आप मेरे सारथी हो, आप मेरा रथ चलाओ मेरी लाइफ का, मैं आपके पीछे बैठी हूँ। आप जैसे ऐसा जो जो मुझे बोलोगे मैं वैसा वैसा करती रहूँगी, जो जो आप मेरे दिमाग में डालोगे मैं वैसा करती रहूँगी। आई हैव कम्प्लीटली सरेंडर्ड माई लाइफ टू हिम, दैट उनको जो लगेगा ठीक है वो ठीक है, जो मैं डिज़र्व करती हूँ मुझे मिलेगा, जो मैं नहीं करती, वो जो उनको लगता है कि मैं नहीं करती, मेरे को नहीं मिलेगा। तो आई हैव मेड माई टर्म्स विद इट कि वो कहते हैं ना कि मिला तो उनकी कृपा और नहीं मिला तो उनकी इच्छा। तो बस अपने आप को वहीं मैंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि इतना मतलब इतना कुछ देख लिया ना लाइफ में, इतना ट्रॉमा, इतना कुछ, मतलब इट वॉज वेरी हार्ड। अगर वो ना होते तो मैं शायद कभी निकल नहीं पाती, मैं उसके अंदर और ना इट्स दलदल की तरह उसी के अंदर घुसती जाती। तो लड़ना तो है ना यार, लाइफ से लड़ना है। लाइफ आपके ऊपर डालती रहेगी प्रेशर, बोलती रहेगी, कुछ ना कुछ थ्रो करती रहेगी, बट यू ऑल्सो स्टैंड अप कि नहीं, आई विल नॉट एक्सेप्ट डिफीट। तो एक और प्रॉब्लम डाल, मैं फिर खड़ी होंगी, आई विल नॉट गिव अप। तो इंशा इतनी छोटी सी एज में इतना कुछ गो थ्रू करने के बाद, मतलब शायद जो लोग अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं समझ पाते होंगे, वो सारे इंस्टेंसेस देख लेने के बाद, उन्हें गो थ्रू कर लेने के बाद अब लाइफ को कैसे देखते हो? क्योंकि डेफिनेटली इससे पहले लाइफ की तरफ पे विजन और पर्सपेक्टिव बहुत अलग होता होगा। आज से 5 महीने पहले अगर इंशा से कोई पूछता कि ज़िंदगी को कैसे देखते हो, तो इंशा के जवाब कुछ अलग होते हैं। आज डेफिनेटली वो अलग होंगे। तो अब ज़िंदगी को कैसे देखते हो इंशा? व्हाट इज़ लाइफ? आई थिंक अब ना लाइफ बहुत चेंज हो गई है। आई थिंक अब नाउ आई हैव स्टार्टेड लिविंग फॉर पीपल हु एक्चुअली मैटर। मतलब जो एक्चुअली आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको पता है कि आपके साथ खड़े रहेंगे ना, आप उनके लिए जियो, आप अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ। आप खुश होगे तो वो आपसे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं तो आपको देखकर आगे खुश होंगे। तो उनकी खुशी के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कि मतलब इतना कुछ सीख लिया ना लाइफ के अंदर कि जो इंसान अच्छा होता है ना, लाइक अगर आपका अच्छा दिल है तो आपका एडवांटेज बहुत ईजिली लिया जा सकता है। बहुत बड़ी बात है कि अच्छे दिल वाले इंसान का एडवांटेज, उसका फ़ायदा सबसे जल्दी उठाया जाता है। और मैं एक ना ऐसी हूँ कि मैं ना कन्फ्रंट्रेशन में इतना जल्दी बिलीव नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है तो शायद उसके पीछे कोई रीज़न होगा, शायद उसके पीछे उन्होंने कुछ सोचा होगा कि अगर, और कोई ओपनली भी अपनी बैड साइड अगर आपको दिखा रहा है ना, मैं तब भी ये सोचूंगी कि नहीं कुछ होगा, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट, कुछ तो दिमाग में चल रहा होगा कि, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप आई थिंक नाइसनेस गेट्स यूज्ड। आप जितने अच्छे बनोगे आपका उतना एडवांटेज लोग उठाते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉप मार कर ना अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा कि लिसन, यू आर रॉन्ग, नाउ यू नीड टू स्टॉप, आई विल नॉट टेक इट बिकॉज इट्स नॉट नाइस फॉर मी कि मेरे को आप डिमीन कर रहे हो, आप मेरे को यू आर ओपनली शोइंग योर बैड साइड, और मैं आपको हर जगह बेनिफिट ऑफ डाउट देती जा रही हूँ डजंट मीन यू विल टेक मी फॉर अ राइड।
तो इफ़ यू डोंट टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ यू विल गेट यूज्ड। तो इसलिए आई थिंक आगे चल के ना अब मैंने यही सोचा कि अपने लिए स्टैंड तो मैं सबसे पहले लूँगी। अपने लिए खुद ही को खड़ा होना पड़ेगा, कोई और नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई जितना मर्जी बातें कर ले, बोल ले, आपके आगे पीछे घूम ले, कोई नहीं आता। सिर्फ आप आएंगे, सिर्फ मिर्च मसाला लेकर अपना चले जाएंगे। दैट इज़ देयर पर्पस। एट द एंड आपको खुद ही के लिए खड़ा होना अपना आपको अपने लिए खुद ही स्टैंड लेना है। आप ही हो अपने। दैट्स व्हाट आई बिलीव। या भगवान आपके अपने, आप खुद आप, या खुद आप अपने हो। ट्रू, वेरी ट्रू। या हमारे माँ बाप हमारे अपने, बस उतना ही सर्कल है आई गेस। हाँ, उससे आगे पता आप एक्सपेक्ट भी मत करो। मैंने अपनी लाइफ में जो सीखा है ना, इसके बाद आप अगर एक्सपेक्ट भी करो तो आप बहुत बेवकूफ़ हो। फिर आपकी गलती है, एक्सपेक्टेशन टूटेंगी तो आपकी गलती है। सो इंशा, आपने तो लाइफ में इन सब चीज़ों से गो थ्रू किया ही है, तो अब इस सब के बाद आप सजेशन कह लूँ या एडवाइस कह लूँ, क्या एडवाइस देना चाहेंगे बाकी लोगों को भी? क्योंकि यू नो नो वन नोज़ की लाइफ कब किसको क्या दिखाए, कब किसको ही क्या फेस कर ले, या कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन से गो थ्रू कर भी रहे हैं। उन सबको आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक मैं सिंपली सिर्फ एक ही सबको सजेशन दूंगी कि स्टार्ट टेकिंग अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ। तुम दूसरे अगले बंदे की ना गुड बुक्स में आ भी जाओगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ मतलब नहीं है। वो एंड में तुम्हें गलत ही ठहरा कर जाएगा। तो जो गलत है ना उसको गलत बोलो, और जो सही है उसको सही बोलो। एंड दिस ऑल्सो आई मीन फॉर फैमिलीज। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बेटी गलत कर रही है तो आप उसको मना करो, आप उसको रोको कि नहीं तू गलत कर रही है। और अगर आपका बेटा गलत कर रहा है तो आप उसको बोलो कि नहीं तू गलत कर रहा है, यू शुड स्टॉप हियर। अगर आपका हस्बैंड गलत कर रहा है आप उसको बोलो नो स्टॉप इट। तो आई थिंक इट्स अबाउट इंडिविजुअल्स। जहाँ आपको गलत लग रहा है ना कुछ है तो वो उसको गलत बोलो और अपने लिए स्टैंड लो। कोई, क्योंकि लोग आपको सप्रेस करेंगे, लोगों का काम है, दुनिया है बहुत गंदी है, वो करेगी, पर उसमें से निकलना कैसे है? अपना स्टैंड लेकर वो आपको खुद करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने लिए खुद ही हो या आपके लिए भगवान है। हाँ, और अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होगे तो कोई नहीं आपके लिए तो भगवान भी आपके लिए नहीं खड़ा होगा। अगर आप अपने लिए नहीं खड़े होगे तो भगवान भी कहेगा कि तो मैं क्यों खड़ा हूँ जब तू खुद ही नहीं खड़ा हो रहा। इट्स वेरी सिंपल। तो आई थिंक अपने राइट्स के लिए आपको खुद ही अपना वॉइस उठानी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट डेफिनेटली आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी पे हो इस वक्त। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो जर्नी कंप्लीट हो गई है, नहीं, इट्स आई गेस द वेरी इनिशियल स्टेज, और आप बहुत स्ट्रेंथ के साथ आगे चल रहे हो उसमें। वी रियली होप कि आपको और बहुत सारी स्ट्रेंथ मिले कि आप इस जर्नी को बहुत ईजीली और बहुत स्मूथली कवर अप कर पाएँ। थैंक यू सो मच, आज आप आए, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत करी, आपने कुछ वो बातें शेयर करी जो शायद ऑन स्क्रीन कह पाना बहुत मुश्किल है। हम सबको वही बात है ना, लोगों को वहाँ से बैठ के लगता है कि यार क्या है, आसान ही तो है, बट जो इंसान गो थ्रू कर रहा है ना वही जानता है कि वो कितना मुश्किल है। सो थैंक यू सो मच, आप आए, आपने खुल के इतनी सारी बातें की। वी रियली होप दैट you come out of it as soon as possible, and we all wish you luck. Thank you so much, Insha. Thank you.